नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम समास सीखेंगे या समास पढ़ेंगे। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को हम समास कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण। ऐसे ही है नीलकंठ, नीला है जो कंठ। चौराहा, चार राहों का समूह। फिर से देख लेते हैं, समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर चरण कमल में दो शब्द हैं। पहला है चरण और दूसरा है कमल। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे इसी में देख लिया जाए, ये जो चरण है ये है पूर्व पद और कमल उत्तर पद। समास विग्रह क्या होता है। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जो ये शब्द होते हैं, जैसे चरण कमल शब्द है, इनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासी पदों का लोप हो जाता है। जैसे देशवासी, देशवासी का समास विग्रह क्या होगा, देश के वासी। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देश के वासी। तीर्थराज, तीर्थराज का तीर्थों का राजा। ये है समासिक पद शब्द हैं और ये तीर्थों का राजा समास विग्रह है। समास के भेद, मतलब समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं या समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग समास के 4 भेद मानते हैं। उसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास को, कर्मधारय को, जैसे ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत इन दो को रखते हैं, कर्मधारय और द्विग को। लेकिन कई लोग इनको अलग अलग भी मानते हैं। इसीलिए हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब पहले समास की ओर बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौड़ होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। धर्म ग्रंथ, ये तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह करेंगे तो ये धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। धर्म का ग्रंथ हो जाएगा, मतलब ये हो गया इसका पूर्व पद और ये हो गया उसका उत्तर पद। तो इसमें ये जो उत्तर पद है ये प्रधान है और पूर्व पद गौड़ है। ऐसे ही राजा का कुमार, राजकुमार होता है। तुलसीदास कृत या तुलसीदास द्वारा कृत। तत्पुरुष समास के प्रकार भी हैं। इसमें कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। को के लोप से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। आप लोगों ने कारक पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के अधिकरण में पय पर संबोधन हे भो अरे। तो इसी प्रकार
वो कारक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर दो तत्पुरुष समास के प्रकार में है। यहाँ पर ये कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्ता ने जैसे होता है, ऐसे कर्म को, तो को के लोप से यह समास बनता है, जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। ये जो आप देख रहे हैं ये को, इसे यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये कर्म तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष इसमें होगा से, इससे हम पहचान सकते हैं से, करण से, और के द्वारा करण से ये, इन दो जो ये शब्द हैं इनसे हम पहचान सकते हैं कि इसमें कर्ण तत्पुरुष है। के लोप से यह समास बनता है, जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित या वाल्मीकि के द्वारा रचित, जैसे ये उदाहरण हो गया। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष इसका जो ये के लिए, संप्रदान के लिए होता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पर देख रहे हैं, एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रसोई घर, इसका क्या होगा? रसोई, रसोई के लिए घर, ऐसे हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपादान, आपादान यहाँ पर है से, ये से जो है ये अलग होने के अर्थ में है। ये जो से है यहाँ पर अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसी प्रकार ये अलग होने के अर्थ में। उदाहरण देख लेते हैं इसका। इसका उदाहरण है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये उसका उदाहरण है। और संबंध में देख लेते हैं का, की, के, की, ये जो है का, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये संबंध तत्पुरुष है। आदि का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे राजभाषा, राजभाषा मतलब राजा की भाषा, यहाँ पर की आया, तो इससे हम देख सकते हैं कि ये संबंध तत्पुरुष है। का, की, के। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष में ये शब्द हैं, ये में और पर का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे जल समाधि, जल में समाधि, ठीक है, जल में समाधि। इसका हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। नगर वास, नगर वास, नगर में वास, नगर में वास। इसका दोस्तों दूसरा उदाहरण देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष का। आप बीती, आप पर बीती। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दोस्तों दिए गए हैं। अब आप लोग बताएंगे इसमें कि रथ चालक में कौन सा समास है। रथ को मैंने किसमें बताया था? कर्म को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। इसी प्रकार जेब कतरा में जेब को कतरने वाला, इसमें भी कर्म तत्पुरुष। मन माना, मन से माना हुआ, से किसमें था? करण, करण तत्पुरुष। सराहत में कौन सा है? इसमें भी से है, तो इसमें भी करण होगा। देशार्पण में देश के लिए अर्पण, के लिए हमने किसमें बताया था? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। इसी प्रकार गौशाला, गौओं के लिए शाला मतलब रहने का स्थान जो होता है, और इसमें भी सत्य के लिए संप्रदान। आगे बढ़ते हैं अव्ययी भाव समास की ओर। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, मतलब पहला पद अव्यय
हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अवयव बन जाएं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या था? उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद गौण था। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ये जो है पूर्व पद ये प्रधान होता है। अव्यय क्या है? अव्यय जैसे यहाँ पर है ना, पहला पद अव्यय, तो अव्यय क्या होता है ये भी आप लोगों को बता दें। अव्यय की ये परिभाषा दी गई है, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव ना हो, जो अपरिवर्तित रहें। ये है कीवर्ड इसका। मतलब जो शब्द अपरिवर्तित रहें वे शब्द अवयव कहलाते हैं। हम सीधा सीधा याद रखेंगे कि जिन पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों का कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब जो अपरिवर्तित रहते हैं, हम देखेंगे कि जो अपरिवर्तित रहते हैं उन्हें हम अवयव कहते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। जैसे ये आप लोग कीवर्ड याद रखना, अनु, आ, प्रति, यथा, भर आदि जो हैं शब्द आए, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे आजन्म, अब देखिए हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि आजन्म में क्या है, ये आजन्म, आजन्म है, मतलब ये अव्ययी भाव समास है। यथा मति, इसमें यथा है, यथा ये यथा है, तो इससे पहचान सकते हैं कि यथा मति, मति के अनुसार, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, अब प्रति में देखेंगे, प्रति, ये देखिए यहाँ पे ये प्रति दिया है, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, इसमें भी अव्ययी भाव है। यथा शक्ति, इसमें यथा आ गया, ये क्या है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये यथा शक्ति के अनुसार, मतलब पूरा दारो मदार जो है वो पूर्व पद पे है, पहले पद पे है, तो ये हो गया यथा शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय, इसमें भी समय के अनुसार, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। यथा रुचि, इसी प्रकार प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, मतलब प्रत्येक सप्ताह। अब आते हैं अगले समास की ओर। कर्मधारय समास, वह समास जिसका पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। वह समास जिसका पहला पद, मतलब पूर्व पद जो है वो विशेषण हो, विशेषण जिसका पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, मतलब कहने का है कि इसमें एक पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब ये जो इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये है कि कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो, ये कीवर्ड जो है ये आपको हमेशा काम आएगा। आप ये याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कभी समास भूलेंगे ही नहीं। है जो या के समान आते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में महादेव, महादेव में कर्मधारय समास कैसे होगा? महान है जो देव, महादेव कर्मधारय हो गया, महान है जो देव या महान है जो देव। अब यहीं पे एक अपवाद है, वो आप लोगों को बाद में बताएंगे। अगर इसके आगे लिख देंगे, चलिए छोड़ते हैं इसको, आगे देखते हैं, ठीक है। अपवाद भी है इसमें। अगर हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं तो महान है जो देव, महादेव, चलिए बता ही देते हैं। और इसके लिए अगर महान है जो देव अर्थात शिव, शिव लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि दिया होगा तो कर्मधारय नहीं दिया होगा, और कर्मधारय दिया होगा तो बहुव्रीहि नहीं दिया होगा, दो में से एक दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, है जो, देख रहे हैं आप, ये है जो। हम कर्मधारय को बहुत अच्छे से इस प्रकार पहचान सकते हैं कि दोनों पदों के बीच
है जो और के समान ये आ जाए तो हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कर कमल, कर के समान कमल, के समान कमल, नरसिंह, सिंह रूपी नर। अब आप कहेंगे कि इसमें वो आए नहीं के समान या सिंह, तो जैसे सिंह के समान नर, यहाँ पे हम रूपी मतलब के समान ही तो होता है एक तरीके से। देह लता, देह के समान लता या देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। कमल नयन, कमल के समान नयन। अब जैसे यहाँ पर हम कमल रूपी नयन भी तो कर सकते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक, कर्मधारय हो गया। ऐसे कमल नयन, कमल नयन किसको कहा जाता है? विष्णु को। अगर यहाँ विष्णु लिख देंगे तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये अपवाद हैं, आप लोग याद रखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो। ये हम सबसे मेन है, ये संख्यावाचक विशेषण। द्विगु समास को देखते हैं, अगर आपको दिखे कि संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, ये भी आपको याद रखना है कि समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं कि जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें दोपहर, इसमें दो है संख्यावाचक। अब ये भी है कि समस्त पद मतलब समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, तो दोपहर, दोपहरों का समाहार या दोपहरों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु हो जाए। ऐसे शताब्दी, सत, सत है ना 100, सत मतलब 100, यहाँ पर ये आ गया ना सत मतलब 100, तो संख्यावाचक हो गया। तो इस ये भी सत, शताब्दी, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। यहां पर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं। ये दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा, ये याद रखेंगे, और अथवा एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब जहां दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंक, राजा और रंक, माता पिता, माता और पिता। ऐसे यहाँ पर देश विदेश, देश और विदेश, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, दूध दही, दूध और दही। आगे बहुव्रीहि समास की ओर बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देख रहे हैं आप किस प्रकार समास देखा है कि इसमें क्या था द्वंद्व में कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों और होगा, की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे हम इसी की बात करते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि में कई मतलब शब्दों के लेकर अपवाद है। जैसे गजानन, गज के आनन वाला किसको कहते हैं? अर्थात गणेश, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, अब आप लोग कहेंगे कि त्रिलोचन तो द्विगु भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर 3 आँखों वाला किसको कहते हैं त्रिलोचन? हम शिव को, अर्थात शिव। जहाँ से मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें। जैसे त्रिलोचन में या गजानन में गज और आनन 2 शब्द मिलते हैं, जैसे गज और आनन, गज और आनन
गज धन आनन। तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, ये तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, और ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे शब्द की विषय मतलब की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसका मतलब है गणेश। तो ऐसे ही दशानन, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। इसी प्रकार चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी माता दुर्गा या अन्य भी कोई देवता, उसको हम लिख सकते हैं। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला। और ये होता है कि बहुरी में कि जो होगा जिसका मतलब लिया जाएगा उदाहरण, वो उसके समान कोई दूसरा होगा ही नहीं। जैसे मुरलीधर जो है वो कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है शब्द, ये मुरलीधर हम किसी और को नहीं कह सकते, ये सिर्फ कृष्ण को ही कह सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें इसीलिए बहुव्रीहि समास है। अब देखिए कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि समास क्या है। समास क्या है? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को हम समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 अव्ययी भाव, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व, नंबर 6 बहुव्रीहि। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। आप लोगों का रिवीजन करा देते हैं। उत्तर पद प्रधान, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि 6 लाइन में समास कैसे याद करें, इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे याद होगा। पूर्व पद गौड़। अव्ययी भाव में उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद गौड़, और पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधाराय में एक पद विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, विशेष से। और द्विगु में संख्यावाचक होता है पद, संख्यावाचक। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, मैंने कहा था कि 6 लाइन में समास सीखें, तो उसका यही मतलब है कि 6 लाइन में हम इस प्रकार समास सीख सकते हैं कि इस प्रकार से हम 6 लाइन में समास सीख सकते हैं कि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान पूर्व पद गौण, अव्ययी भाव में उत्तर पद गौण पूर्व पद प्रधान, कर्मधारय में पहला पद विशेषण दूसरा विशेष, द्विगु में संख्यावाचक होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान ना होकर, यहाँ पे होगा दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा, समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासी शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही एक उदाहरण बताया था कि ये रहा आपका उदाहरण, समास विग्रह देश के वासी। जैसे देशवासी का समास विग्रह क्या होगा? देश के वासी। माता पिता का समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों की क्लास खत्म हुई। आशा करते हैं आप सभी को समास समझ में आए होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ हमें सहयोग प्रदान करें। जय हिंद।